अधूरा है वो धर्म जिसे अफसर की आवश्यकता, अधूरा है वो साहस जो अफसर के बिना जागता नहीं, व्यर्थ है वो धैर्य जो सफलता से पहले खो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने जीएसटी के एमसीक्यू सीरीज में वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में अब तक 3 सेशंस देख लिए हैं और हर एक सेशन में मैंने 15 इन टोटलिटी वी हैव डन 45 क्वेश्चंस टिल नाउ. Now we are just going ahead and we are just going to solve 13 to 14 questions more on that, and this is our last session on that particular topic. इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो एमसीक्यू सीरीज है वो आज हमारा लास्ट सेशन है. मींस हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स हार्डली. और क्वेश्चंस टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके कॉमन सेंस को जरूर एनहांस करेंगे थोड़ा सा. जी चलिए देख लेते हैं क्या है अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में. ये क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे. दिस इज द 46th क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. कहता है इन केस ऑफ, ढंग से सुनेंगे, खत्म होने वाला है और उम्मीद करते हैं अब तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करवाए गए हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सारी चीज़ें तैयार करके बैठे हैं, वो सारी चीज़ें करके बैठे हैं जो आज तक हम लोगों ने किया. आज के सेशन में जॉब वर्क से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस भी आएंगे जॉब वर्क से रिलेटेड. तो जिन लोगों ने जॉब वर्क नहीं किया है, मैंने इसके पहले जो एक लेक्चर अपलोड किया था वो जॉब वर्क प्रोसीजर पर ही था, यूट्यूब पे अवेलेबल है आपके. और अगर आपने जॉब वर्क प्रोसीजर नहीं किया है तो ट्राई टू गो देयर फर्स्ट एंड कंप्लीट इट. और उसके बाद जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको जॉब वर्क प्रोसीजर से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जो मिलने जा रहे हैं वो भी आपके तुरंत अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ITC इज टेकन, ओके, टैक्स इज टू बी पेड ऑन इज. अगर हम कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई कैपिटल गुड्स है उसकी मैं सप्लाई करता हूं, यानी जो मैंने कैपिटल गुड्स खरीदी थी और उस पर मैंने ITC ले लिया था, आज मैं उस एसेट को सप्लाई कर रहा हूं, एक तरह से सेल कर रहा हूं मान लेते हैं. तो सप्लाई कर रहा हूं अगर मैं उस कैपिटल गुड्स का, तो जो मैंने ITC ले लिया था उसको अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पूरा नहीं. ये मान लिया जाएगा पर क्वार्टर 5% के हिसाब से आपका रिडक्शन होगा, पर क्वार्टर 5% के हिसाब से आपका रिडक्शन होगा. और या फिर जो उस एसेट्स की, जो उस कैपिटल गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, जो उस एसेट की ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उस पर जितना टैक्स बने, इन दोनों में जो हायर अमाउंट होगा ना वो आपको देना पड़ेगा. ठीक है ना. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ITC इज टेकन, द टैक्स टू बी पेड ऑन, ओके, अमाउंट इक्वल टू ITC अवेल्ड -5% फॉर एवरी क्वार्टर. तो जितना भी रेस्ट अमाउंट बचा वो ITC का जो हमने ले लिया था 5% पर क्वार्टर माइनस करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर. ये भी मैंने थ्योरी आपको बता दी. इज इट क्लियर? अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन अगर आपको कहीं कंफ्यूजन रहा होगा तो अब समझ में आया होगा कि हम बात क्या कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ द क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रेगुलर डीलर. अगर कोई रेगुलर डीलर है, यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, स्विच करता है कंपोजिशन स्ट्रीम अंडर GST, वो कंपोजिशन सिस्टम में स्विच ओवर करता है, यानी उसके पास स्टॉक वगैरह पड़ा होगा, अब वो स्टॉक पर उसको टैक्स नहीं देना जब वो सप्लाई करेगा. लेकिन अगर 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 जाहिर सी बात है मेरे पास स्टॉक था, मैंने उसका ITC अगर अवेल कर लिया है और वो अभी भी मेरे पास लाए है, मींस पड़ा हुआ है मेरे गोडाउन में, मैंने उसका ITC अवेल कर लिया है, तो कहा गया है उसका ITC एडजस्ट करने के बाद जितना भी ITC आपके बुक्स में बचा होगा वो लैप्स कर जाएगा. जितना भी ITC आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बचा होगा वो लैप्स कर जाएगा. इज इट क्लियर? तो जो सामान आप बेच नहीं पाए, जो आपके स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है,
उस पर आपने आईटीसी अवेल कर लिया, यानी कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, और ये जो बाकी अमाउंट आपका आईटीसी में पड़ा हुआ है वो अब लैप्स होने वाला है। तो सबसे पहले उसका अमाउंट वापस ऐड बैक करो, इस स्टॉक में एडजस्ट करो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू को बढ़ाओ, ताकि जब आप उसको सेल करें तो उसकी वैल्यू सही तरीके से सेल हो पाए, प्रॉफिट ठीक ठाक अमाउंट निकले, जेन्युइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाए। तो उसके लिए कहा गया उसको एडजस्ट करने के बाद जो भी आईटीसी आपका बचेगा वो लैप्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 48, द प्रिंसिपल कैन अवेल आईटीसी ऑन गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर। आज मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया, जॉब वर्कर विच रिलेट्स टू। तो जॉब वर्कर को जब कोई प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं अपने जॉब वर्कर को कुछ सामान भेज रहा हूं, सप्लाई नहीं कर रहा, मैं सामान भेज रहा हूं ताकि उस पर कोई ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके वो हमें उस सामान को वापस कर देगा। तो कहा गया तो उस पर, मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने कोई सामान मंगाया और मैं ये सामान अपने जॉब वर्कर को भेज रहा हूं, तो इसका जो सामान मैंने परचेस किया उसका जो आईटीसी है क्या मैं ले लूंगा? हाँ। जो सामान मैंने कैपिटल गुड्स मंगाया क्या मैं उसकी आईटीसी ले लूंगा? हाँ। जो सामान मेरी फैक्ट्री या मेरी प्रीमाइसेस में डायरेक्ट ना आकर डायरेक्ट चला जाए उस जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस में, तो क्या उसका भी आईटीसी मैं ले लूंगा? हाँ। तो तीनों का आंसर आएगा यस। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको तुरंत समझ में आएगा हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ऑन सेल, डीमर्जर, ट्रांसफर, अमेलगमेशन, ट्रांसफर इज अलाउड टू यूटिलाइज आईटीसी। ढंग से सुनेंगे, अगर मैं अपने बिजनेस को सेल कर रहा हूं, डिमर्ज कर रहा हूं, मैं ट्रांसफरर हूं, मैं अपने बिजनेस को सेल कर रहा हूं, डिमर्ज कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, अमेलगमेशन में जा रहा है, तो ट्रांसफरी जो खरीदेगा, मान लो आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आईटीसी पड़ा होगा अनअवेल्ड, 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 मेरी बुक्स में, क्या वो आप क्रेडिट ले लेंगे? नहीं नहीं नहीं, अरे सर ले लेंगे, हमको ये मालूम है। नहीं भाई, जो मेरे पास ई बुक्स में पड़ा हुआ है, ई बुक का मतलब जो हमारे जीएसटी पोर्टल में आईटीसी पड़ा है उसकी क्रेडिट आप ले लेंगे, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो भी मेरा हिस्सा। तो अगर मैच कर रहा है मेरी बुक्स का और जो मेरी आईटीसी की बुक्स है जीएसटी पोर्टल में, अगर दोनों को अमाउंट मैच कर रहा है देन यस आप कह सकते हैं मेरी बुक्स का। लेकिन अगर दोनों मिसमैच कर रहा है तो आप कहेंगे सर वो जो ई लेजर है ना उसको हम क्रेडिट ले पाएंगे। अब बात समझ में आई? तो अनयूटिलाइज्ड इन ई लेजर ऑफ ट्रांसफरर, इज इट क्लियर? आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कैन बी अवेल्ड ऑन लीव। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिए हैं, लेकिन चूंकि वो ग्रुप में था, करेक्ट द सिचुएशन और टिक द सिचुएशन ऑन विच जीएसटी इज अवेलेबल, आईटीसी इज अवेलेबल, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे ग्रुप में। सेपरेट सेपरेट हैं, एंगेज्ड इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, मुझे इसमें कुछ भी नया नहीं बताना आपको। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल कैन बी क्लेम्ड बाय इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी इज, ओके, आईटीसी का मैक्सिमम टाइम है कि भाई 12 महीने इनवॉइस की डेट के बाद तक ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न भरने के पहले पहले तक आपको आईटीसी ले लेना है फाइनेंशियल ईयर का। रिटर्न भरने तक का जो एनुअल रिटर्न होगा उस डेट के पहले, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, तो डेट को याद रखेंगे, जो ड्यू डेट है वो, जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वो, उसके पहले आप आईटीसी अवेल कर लेंगे सारा का सारा जो भी आपका 31 मार्च तक है, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग या फिर डेट ऑफ फाइलिंग, एक्चुअल डेट, सॉरी ये एक्चुअल डेट है और नीचे आपकी ड्यू डेट है। ठीक, इन दोनों में जो पहले हो जाए, मान लो हमारी डेट है 30 इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो सितंबर का हम लोग अक्टूबर में भरते हैं, तो मान लेते हैं सितंबर, 2 मिनट के लिए सितंबर। अगर सितंबर के पहले मैंने रिटर्न फाइल कर दी तो इसका मतलब मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सब डनाडन कर ली है, तभी तो मैं रिटर्न भर रहा हूँ भाई। तो जो पहले वाली डेट है उसी को मानो। लेकिन अगर सितंबर के बाद की कोई डेट है भैया तो काम नहीं चलेगा, सितंबर तक आपको तो आईटीसी जितना भी है अवेल कर लेना है। तो अर्लीस्ट ऑफ दीज टू, ITC can be taken on goods if goods not received by registered person. ITC can be taken on goods if goods not received by registered person, but
बाय हिज एजेंट ऑन हिज डायरेक्शन, हाँ, बाय द जॉब वर्क ऑन हिज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज डायरेक्शन। भाई आईटीसी तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैं मेरे पास सामान नहीं आया डायरेक्ट, मैंने वो सामान डायरेक्ट एजेंट को भिजवा दिया, मेरे पास सामान नहीं आया डायरेक्ट, मैंने वो सारा सामान जॉब वर्कर को भिजवा दिया, मेरे पास वो सामान डायरेक्ट नहीं आया, मैंने वो अपने किसी इंस्ट्रक्शन पर किसी थर्ड पार्टी को भिजवा दिया, बट आई विल बी वेरी मच कैपेबल टू गेट द आईटीसी ऑन दोज गुड्स, ओके, एनी ऑफ द अबव, यस। Question number 54. The details of चालान in respect of goods dispatched to a job worker. तो हमने आपको बता दिया था जो चालान भरा जाता है वो ITC 04 होता है। ये अगर आपने जॉब वर्कर वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ITC 04 में ही वो डिटेल लिखी जाती हैं। ITC 04 होता क्या है, मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ, आप जॉब वर्कर हो, मैं प्रिंसिपल हूँ, आप जॉब वर्कर हो, मैंने सामान लिया, आपको भेजा, मैंने सामान लिया, आपको भेजा जॉब वर्क करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कितना सामान गया और कितना सामान आपके यहाँ से विद इन अ पीरियड आ गया? विद इन अ पीरियड मींस नॉर्मल इनपुट्स के केस में 1 साल के अंदर सामान आ जाना चाहिए, कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए। अगर एक्सटेंशन मिला है तो इनपुट्स के केस में 1 साल और मिल जाता है और कैपिटल गुड्स में 2 साल और मिल जाते हैं। तो अगर एक्सटेंशन कमिश्नर ने दिया है तो, अदरवाइज 1 साल और 3 साल। तो उस 1 साल और 3 साल के अंदर सामान वापस आ जाए, अरे कहीं रिकॉर्ड तो रखोगे ना, तो वो रिकॉर्ड हमारे पास अपने पास रहे, दैट इज नॉट अनफ। नाउ वी हैव टू शो ऑल दीज थिंग्स टू द गवर्नमेंट एंड नाउ ईच एंड एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक। तो हर चीज अगर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो रही है तो ITC 04 इज फॉर दैट पर्पजेज। तो आपको जो सामान भेजना है उसके लिए डिलीवरी चालान होनी चाहिए। ITC 04 में क्वार्टर एंड होने के बाद 25 तारीख के अंदर आपको ITC 04 फिलअप कर देना है। हर एक क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख, मान लो अप्रैल मई जून है तो जुलाई की 25 तारीख तक आपको ITC 04 फिलअप कर देना है। इज इट क्लियर? ये हमने पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन द गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर। तो देखो ना क्वेश्चन आ रहे हैं जॉब वर्क के। व्हेन द गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन जॉब वर्क टू अनदर द चालान इश्यूड बाय द प्रिंसिपल। तो मैंने आपको ये भी थ्योरी बताई थी कि जब एक, मान लो मैंने आपको सामान भेजा तो मैं डिलीवरी चालान बनाकर आपके पास भेजूंगा। अब वो डिलीवरी चालान आप इंडोर्स करेंगे, आप जॉब वर्कर हैं, आप दूसरे जॉब वर्कर के पास भी अगर सामान फर्दर इश्यू करेंगे तो आप उस चालान को इंडोर्स करके करेंगे। ये मैंने क्लियर किया था। सेम वही चीज है, मे बी इंडोर्स बाय द जॉब वर्कर सेंडिंग गुड्स टू द अनदर जॉब वर्कर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो जब एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को सामान भेजता है तो वो उस चालान को इंडोर्स करता है। मैंने वो चालान बनाया आपके पास, आपने उसको इंडोर्स करके दूसरे को भेज दिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट एज क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ITC एज क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इनके लिए उनका यूज नहीं कर सकते, ठीक। इसमें अमेंडमेंट आ रहे हैं, चिंता की बात नहीं, लेकिन फिलहाल पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। Is it mandatory that the tax on the supply has to be paid by the supplier so that the recipient can claim credit? Is it mandatory that tax on the supply has to be paid? Okay. आपको मैंने कोई सामान बेचा, जॉब वर्कर अब दिमाग से निकाल दो, आप एक कस्टमर हो, मैं सप्लायर हूँ, आप रजिस्टर्ड हो, मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, आप फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करेंगे। मैंने आपको कोई सामान ट्रांसफर किया, सेल किया, सप्लाई किया, अब कहता है क्या आप अगर मुझे पेमेंट देना जरूरी है क्या? इज इट मैंडेटरी? पेमेंट तो आपको देना पड़ेगा 180 दिन के अंदर, आपको मालूम है, वो भी चीज हम लोगों ने पढ़ ली है। लेकिन यहां क्वेश्चन जो पूछ रहा है, टैक्स ऑन द सप्लाई हैज टू बी पेड बाय द सप्लायर। मेरे ऊपर भी एक इंस्ट्रक्शन है कि जो मैं आपसे पैसा ले रहा हूं वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में चला जाना चाहिए, तभी आप ITC ले भी पाएंगे। अगर आपने पैसा दिया नहीं, मैंने सामान आपको बेच दिया, आपने ITC ले लिया, मेरी बात समझना, मैंने आपको सामान बेचा, आपने ITC ले लिया, क्योंकि आप ITC किस बेसिस पर लेते हैं? प्रोविजनल बेसिस पर, ये मानते हुए कि मैं जो आपको सामान बेच रहा हूं उससे रिलेटेड जो टैक्स आप हमें दे रहे हैं वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दे रहा हूं। भाई यही तो बात होती है, गवर्नमेंट तो ये मानकर चलती है, आपने हमको पैसा दिया, हमने गवर्नमेंट को दिया, ये गवर्नमेंट मान करके चलती है। आपने हमको पैसा दिया, बहुत अच्छी बात, आपने टैक्स का पैसा हमको दिया, बहुत अच्छी बात, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली आपको पकड़ेगी, सोचो रिसिपिएंट को ही पकड़ेगी। गलती मेरी, लेकिन आपका
टैक्स मारा जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा आपको, टैक्स पे आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए है कि जो पैसा आप हमको देते हैं क्या वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट के खाते में कौन ट्रांसफर करेगा? चूंकि मैंने आपको सामान बेचा है, मैं आपसे टैक्स का पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर, मैं वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। क्लियर? तो कहा गया यस, ये बिल्कुल जरूरी है कि जो रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर रहा है उसका पैसा सप्लायर ने गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया हो। A person is entitled to take credit of input tax as self-assessed in the return and credited to electronic, अभी भी मैंने बताया प्रोविजनल बेसिस पर मिलता है, फाइनल बेसिस पर नहीं मिलता। ये मान लिया जाता है कि हाँ आपने जो पैसा दिया वो हमने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया होगा या पे ऑफ कर दिया होगा। इज इट क्लियर? तो प्रोविजनल बेसिस पर आपको अलाउड तुरंत हो जाता है। This is the completion of this one chapter. All the MCQs we have done, each and every question, each and every type of question we tried to cover over here. जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए सारे क्वेश्चन अच्छे थे। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन स्किप रह गया या नहीं मैंने बताया तो आप हमको बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस चीज़ को करवाऊं तो आप का ये टॉपिक अधूरा ना रहे। इज इट क्लियर? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।